हेलो बच्चों, आज हम करने वाले करंट डेंसिटी, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन चल रहा है, अगर आपसे हो पा रहा है तो बच्चों इस लेक्चर का सभी कंसेप्ट आपको क्लियर है। अगर नहीं हो पा रहा तो फिर तो देखने की नीड है बच्चों, वरना देखने की नीड नहीं है। सो फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा करंट डेंसिटी। डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है बच्चों, आराम आराम से देखो, जितना जरूरत है उतना बताता जाऊंगा। करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते हैं बच्चों। मान लेते हो ये कोई वायर है या फिर कोई कंडक्टर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है बच्चों। ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही होगा बच्चों। तो इसमें बोला क्या गया, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। किसी क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट पास हो रही होगी उसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी, या फिर यूनिट एरिया से कितनी करंट पास हो रही होगी उसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी बच्चों। ये भी एक, इसमें सबसे अच्छी बात यह है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। तो वेक्टर है तो ये तो मैग्नीट्यूड है, तो इसको मैं एन कैप से वेक्टर को डिनोट करता हूं। अब ये एन कैप है क्या, एन कैप है क्या, ये तो मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी देता है हमें, और वेक्टर क्वांटिटी है कौन सी हमारी है, करंट डेंसिटी। आई अपॉन ए इंटू एन कैप, ये बच्चों एन कैप है वो हमेशा हमारा करंट के अलोंग ही होने वाला है। करंट डेंसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी। तो एन कैप ये यूनिट वेक्टर अलोंग करंट, यूनिट वेक्टर अलोंग करंट, अलोंग और लिख लेना बच्चों, अलोंग करंट, ठीक है। अब इसकी यूनिट देखो, यूनिट क्या रहेगी इसकी, करंट की एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन बताओ करंट की क्या होती है मेरी, आई अपॉन L2, सो आई L2 का इनवर्स, ये होती है मेरी डायमेंशन। और डायरेक्शन आपको वैसे तो लिखा दिया, लेकिन चलो दिखा देता हूं, और अलोंग करंट, अलोंग करंट। अब आपको पता है बच्चों, ये तो एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया इस वायर का लिया था, वही हमने ये क्रॉस सेक्शन ले लिया कि इस एरिया से कितनी करंट पास हो रही होगी उसी को बोलते हैं हम करंट डेंसिटी। लेकिन ये एरिया ऐसा नहीं हो कि कुछ इस प्रकार से आ जाए, तब कैसे लिखेंगे, मतलब ये एरिया कुछ ऐसे दे दे, ये एरिया, तब कैसे लिखेंगे। चलो देखो, एरिया आ गया मेरा बच्चों कुछ ऐसे, तो और करंट फ्लो हो रही है बच्चों ऐसे, करंट फ्लो हो रही है कुछ ऐसे। तो एरिया वेक्टर कैसे देते हैं हम, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे होगा। सो ये हो गया बच्चों मेरा एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा ही उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये तो आपको पता है बच्चों। मान लेता हूं ये एंगल थीटा है, तो हम आई को कैसे लिखेंगे, यहां से आई को कैसे लिखेंगे, जे इंटू ए, आई को यहां से कैसे लिखेंगे, जे इंटू ए कॉस थीटा। और करंट डेंसिटी भी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ही है, करंट के डायरेक्शन में ही है, तो एरिया का ए कंपोनेंट करंट डेंसिटी के डायरेक्शन में ए कॉस थीटा, सो जे ए कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। तो यहां से लिख सकते हैं हम आई इज इक्वल टू जे डॉट ए वेक्टर, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि करंट हमारी, देखो ये मतलब मत निकालना कि करंट हमारी ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन होती है बच्चों। डायरेक्शन क्या होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन होगी, और पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो होगी, ठीक है। अब एक और आ जाए बच्चों, करंट डेंसिटी चेंज होती जाए, हमारी एरिया के हिसाब से करंट डेंसिटी क्या होती जाए, चेंज होती जाए। तब कैसे करेंगे, ये मान लेता हूं कोई एरिया है और करंट मेरी ऐसे है, तो करंट डेंसिटी भी, क्योंकि करंट के अलोंग ही करंट डेंसिटी होती है। ये थोड़ा टिल्टेड बनाओ क्या इसको, मान लेता हूं कुछ ऐसे, ये एरिया कंप्लीट एरिया ए है, लेकिन इसको कैसे करेंगे, क्योंकि करंट डेंसिटी क्या हो रही है इसमें, चेंज होती जा रही है बच्चों। यहाँ पे कुछ करंट डेंसिटी अलग है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, जे नोट आर, मतलब जैसे जैसे आर बढ़ाएंगे, इसका रेडियस बढ़ाएंगे, वैसे वैसे करंट डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। कैसे होगी, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा इस पे। देखो यहाँ से
एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे, इस छोटे से एलिमेंट के लिए ये है बच्चों डी एस वेक्टर। आई इज इक्वल टू जे डॉट ए लिखा था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू, तो इस छोटे से एलिमेंट से छोटी सी करंट पास होगी, तो लेकिन छोटी सी करंट कितनी होगी मेरी डी आई, सो डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी एस वेक्टर, ये होगी मेरी। इससे करंट कैसे निकालेंगे, अगर करंट डेंसिटी वेरी कर रही हो रेडियस के अनुसार या फिर किसी, देखो कैसे होगा मैं क्वेश्चन में करवाता हूँ। ये इतना समझ में आएगा ना, करंट डेंसिटी किसी क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट पास हो रही है या फिर यूनिट एरिया से कितनी करंट पास हो रही होगी, उसी को हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होगी वो करंट के अलोंग ही होगी। यूनिट देख लिया, डायमेंशन देख लिया, डायरेक्शन अलोंग करंट। और किसी एंगल पे आ जाए करंट डेंसिटी और उसका एरिया वेक्टर किसी एंगल पे आ जाए, तब कैसे लिखेंगे, जे डॉट ए या फिर जे ए कोस थीटा, है। देखो जे डॉट ए कोस थीटा का पता है, स्केलर प्रोडक्ट हो, तो ये क्वांटिटी क्या मिली, स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट में स्केलर ही मिलता है ना। सो करंट डेंसिटी, सॉरी करंट है मेरी एक क्या स्केलर क्वांटिटी। अब एक क्वेश्चन देखो, और फिर हम रेजिस्टेंस, देखो बच्चों रेजिस्टेंस करेंगे तो टर्म्स की बाढ़ आने वाली है आज, लेकिन शानदार शानदार चीजें प्रॉब्लम भी करेंगे इस पे। देखो ये बच्चों को मेरा कोई वायर है या फिर कोई कंडक्टर है, और ये इसकी एक्सिस है बच्चों, ऐसे एक सिलेंड्रिकल वायर है, इसकी एक्सिस है मेरी ये है एक्सिस, लिख दे रहा हूं वो तो क्या, इसमें करंट फ्लो हो रही है बच्चों कुछ ऐसे, करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। यहां से आर डिस्टेंस जब नीचे आएंगे हम, आर डिस्टेंस, तो इसकी करंट डेंसिटी में गिवन है बच्चों कितनी, जे नोट आर अपॉन कैपिटल आर, और ये कैपिटल आर हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये इस क्रॉस सेक्शन का रेडियस है बच्चों, जे नोट आर, आर इज इक्वल टू जीरो, एक्सिस के लोग कोई करंट डेंसिटी नहीं है, आर इज इक्वल टू जीरो नहीं है। जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा, आर बढ़ता जाएगा, आर बढ़ता जाएगा, तो करंट डेंसिटी बढ़ती जाएगी, और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये कैपिटल आर के इक्वल होगी, तब इसकी करंट डेंसिटी होगी जे नोट। तो फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। एक मिनट देख लेता हूं क्या दिखाई दे रहा है आपको ये, हाँ ठीक है बच्चों, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। कैसे करोगे इसको, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है बच्चों, अगर करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म होती तो आई इज इक्वल टू जे इंटू ए डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब इसमें यूनिफॉर्म नहीं है। अच्छा पहले वाले में मैंने बताया नहीं कि यूनिफॉर्म होगी कि नहीं होगी ना, चलो ठीक, एरिया हमने लिया था ना वो कुछ डीएस वेक्टर वगैरह, तो वो करंट डेंसिटी उसमें यूनिफॉर्म नहीं थी बच्चों, कुछ ऐसा था इसमें। इसको कैसे करोगे बच्चों, यहां से आर डिस्टेंस जाऊंगा, यहां से आर डिस्टेंस जाऊंगा, एक कट लगाऊंगा बच्चों, यहां से आर डिस्टेंस जाऊंगा, फिर एक डी आर डिस्टेंस भी जाऊंगा, ये है मेरा डी आर। देखो कुछ ऐसे, यहां से आर डिस्टेंस जाऊंगा पहले तो, फिर एक डी आर डिस्टेंस पे और कट लगाऊंगा। यार ये कट वगैरह वगैरह कैसे क्यों लगाते हैं ये तो आपको पता ही है, और इसकी थिकनेस है बच्चों डी आर, डी आर। अब ये कुछ ऐसे है बच्चों, रिंग, रिंग टाइप से कुछ ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा, डी ए वेक्टर, और एरिया होगा कितना इसका बच्चों, एरिया कितना होगा मुझे बताओ, सर्कमफेरेंस इनटू इसके थिकनेस, सो 2 पाई आर इनटू डी आर। और करंट को हम कैसे निकालते हैं बच्चों, आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए, क्यों स्मॉल एरिया, स्मॉल थिकनेस है तो स्मॉल एरिया है ना, सो जे कितनी गिवन है में, जे नॉट आर अपॉन कैपिटल आर इनटू एरिया वेक्टर 2 पाई आर इनटू डी आर। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, तो ये कट लगाना वगैरह वगैरह आपको सब कुछ पता है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं एडवांस के वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चन पहले से कर चुके हैं, कहाँ पे कट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, और इसका एरिया कैसे लिखेंगे, सब चीजें आपको पता है। अब कहां से कहां वेरी करवाएंगे, देखो आर इज इक्वल टू जीरो पे करंट डेंसिटी मेरी जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो पे करंट डेंसिटी जीरो, और वहां कहां तक वेरी हो रही है, आर तक। देखो
ये आर तक वेरी करवाई, फिर धीरे धीरे ऊपर और जाएंगे तो कैपिटल आर तक भी वेरी करवाएंगे, तो 0 टू कैपिटल आर तक वेरी करवाएंगे, तो मेरा ये कंप्लीट वायर फॉर्म होगा। तो 0 टू कैपिटल आर, सो 0 टू कैपिटल आर। 2 पाई जे नोट अपॉन आर को मैं बाहर ले रहा हूँ, 2 पाई जे नोट अपॉन आर को मैं बाहर ले रहा हूँ, सो आर स्क्वायर इंटू डी आर, आर स्क्वायर का कितना होगा बच्चों, आर क्यूब अपॉन 3, आर क्यूब अपॉन 3, कहाँ से कहाँ, 0 टू कैपिटल आर। तो यहाँ से देखो 2 पाई जे नोट ये हो गया अपॉन 3 और आर क्यूब अपॉन आर, सो ऊपर बचेगा बच्चों मेरा आर स्क्वायर। तो ये होगी बच्चों करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। कितनी करंट फ्लो होगी इस वायर से, आई इज इक्वल टू हमने निकाला है 2 पाई जे नोट आर स्क्वायर अपॉन 3, आर स्क्वायर अपॉन 3। इस वायर से इतनी करंट फ्लो होगी, हमें करंट डेंसिटी दी है और करंट हमको पूछा है बच्चों, करंट डेंसिटी है वो वेरी हो रही है आर के अनुसार। तो इस टोटल वायर से कितनी करंट फ्लो होगी, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो हमने पहले मान के चला करंट ऐसे फ्लो हो रही है और आर डिस्टेंस पे तो करंट डेंसिटी में गिवन है जे नॉट आर अपॉन कैपिटल आर। ये तो समझ गए होंगे आप एलिमेंटल रिंग को कैसे कट किया हमने। यहां से पहले आर डिस्टेंस जाएंगे एक एलिमेंटल, फिर एक और आर डिस्टेंस पे जाएंगे तो दूसरा एलिमेंटल, फिर और डिस्टेंस पे जाएंगे, फिर और 0 से आर तक ऐसे रिंग को कट करते जाएंगे, कट करते जाएंगे, कट करते जाएंगे, टोटल क्रॉस सेक्शन नहीं हो जाएगा। तो हमें टोटल क्रॉस सेक्शन से तो कितनी करंट पास हो रही है वही तो मैं बताना है। करंट डेंसिटी होती है कितनी हमारी, सिर्फ क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट पास हो रही है। तो आई इज इक्वल टू कितना लिख देते हैं, जे इंटू ए। लेकिन यहाँ पे जे है वो बच्चों यूनिफॉर्म नहीं बच्चों, क्या है मेरी, नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म है तो कुछ ऐसे करें, ठीक है। अब देखो आपको वैसे पता तो है, पहले ये कर चुके हो, लेकिन मैं थोड़ा सा रिलेट करके बता रहा हूं। पता है तो 2-3 मिनट स्किप कर सकते हो, इतना मैं बता दूंगा कि करंट को लगातार फ्लो होने के लिए कौन जिम्मेवार होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में तो करंट फ्लो होगी नहीं। देखो ये कोई कंडक्टर है बच्चों, कुछ ऐसे कंडक्टर है, मैंने रैंडम कंडक्टर ले लिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस का सोर्सेज है, सोर्स ऑफ चार्ज है, सोर्स ऑफ चार्ज। इसके कारण मैं मान लेता हूं यार, मान के चलना पड़ेगा, समझाने के लिए मानना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, कंडक्टर के साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी ऐसे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी है। तो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक्ट करेगा बच्चों, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इस पे फोर्स कैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये होगा बच्चों E इंटू ई, अगर इसका मैग्नीट्यूड E हो तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आते जाएंगे, मतलब यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे बोल देते हैं बच्चों डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे चले जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो तो बाउंडेड है बच्चों। घूमने के लिए कौन जिम्मेदार है इस पूरे कंडक्टर में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने रैंडम डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कुछ पाथ चेंज हो, उसका टक्कर करते रहेंगे वगैरह वगैरह, वो तो मैंने लास्ट लेक्चर में करवा दिया। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी बच्चों, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, और ये सडन प्रोसेस होती है बच्चों, ये सडन प्रोसेस होती है। ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस, एक ऐसा टाइम आएगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, और यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती जाएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। लेकिन ये प्रोसेस सडन होती है, ये तो समझाने के लिए कि हाँ भाई बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। एक ऐसा टाइम आएगा कि ई इंड्यूस और ई एक्सटर्नल दोनों इक्वल हो जाएंगे, जब क्यों होगी वो मैंने पहले से बता चुका हूँ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर होगी क्या बच्चों, 0। किस केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होगी कितनी बच्चों, इनसाइड द कंडक्टर 0। लेकिन अब देखो कोई चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 लेते थे क्योंकि उसमें कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, यूनिट टाइम में कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है, वही तो हमारी क्या है, करंट। तो इसमें कोई चार्ज ही नहीं है तो कैसी करंट होगी। लेकिन अब देखो इस करंट को फ्लो होने के लिए जिम्मेवार कौन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, बैटरी की। अलग से टॉपिक भी डालेंगे हम, बैटरी की जिम्मेवारी होगी बच्चों। क्यों,
क्योंकि वो बैटरी है वो अपना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन बनाए रखेगी। बैटरी की जिम्मेवारी है वो तो पोटेंशियल डिफरेंस को इसके अक्रॉस बनाए रखना, कंडक्टर के अक्रॉस, जिससे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, करंट फ्लो होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, करंट फ्लो होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, करंट फ्लो होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे और करंट फ्लो होती जाएगी। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है बच्चों? बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए। देखो कैसे, देखो ये कोई कंडक्टर, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया बच्चों। क्या किया मैंने? इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे बैटरी से कनेक्ट करता हूं तो ये तो होगा बच्चों मेरा हायर पोटेंशियल, ये यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, और ये बच्चों बैटरी। बैटरी एक अलग से टॉपिक भी डालेंगे, बैटरी एक अलग से टॉपिक डालेंगे, बैटरी का क्या काम रहेगा, कैसा रहेगा, है ना, हम सब देखेंगे। लेकिन इसमें एक बार देख लेते हैं बैटरी को यूज करके हम इसकी करंट को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, है ना। करंट को मेंटेन करने की जिम्मेवारी है बैटरी की, क्योंकि यह कंडक्टर के अक्रॉस हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन बनाए रखती है ना। तो ये है मेरा हायर पोटेंशियल पे, मान लेता हूँ V है, और ये है बच्चों लोअर पोटेंशियल 0। अब ये जरूरी नहीं है कि 0 मान, ये हायर होना चाहिए, ये लोअर होना चाहिए, लेकिन अपनी थोड़ी आसानी के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको इजी करने के लिए इसको क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं पोटेंशियल, ताकि हम अच्छी तरीके से समझ पाए। यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएंगे तो पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होगा। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कुछ ऐसी होगी, ई एक्सटर्नल। देखो हमने यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज, यहाँ पे तो सोर्स चार्ज रखा था, तब हमारे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी थी, लेकिन अब इस बैटरी के कारण पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी इसमें, ई इंड्यूस्ड। अब ये बैटरी क्या करेगी, इस नेगेटिव चार्जेस को अपनी ओर खींचेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगी बच्चों। ये है मेरा इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचेगी, तो बैटरी मना नहीं करेगी, इलेक्ट्रॉन को जाने देगी, इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव चार्जेस के अपोजिट डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो होती है, ये तो हम जानते हैं। नेगेटिव चार्जेस के अपोजिट डायरेक्शन में हमारी क्या होती है, करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है। तो करंट फ्लो होने की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, करंट फ्लो होने की डायरेक्शन मेरी क्या है, ये। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है बच्चों करंट को फ्लो होने के लिए, बैटरी। क्योंकि अब देखो ई इंड्यूस, यहाँ पे ओनली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी कंडक्टर के अंदर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 नहीं होगी। अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती तब तो यही केस बन जाता, क्योंकि इनसाइड 0 चार्ज 0 होता तो कोई करंट फ्लो नहीं होती। यहाँ से नेगेटिव जाएंगे जाएंगे जाएंगे, नेगेटिव आएंगे तो इन पॉजिटिव को खत्म करते जाएंगे, आएंगे नेगेटिव तो पॉजिटिव को खत्म करते जाएंगे, आएंगे नेगेटिव तो पॉजिटिव को खत्म करते जाएंगे, आएंगे नेगेटिव तो पॉजिटिव। तो ये जिम्मेवारी किसकी है बच्चों, बैटरी की। बैटरी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, करंट को कंटिन्यूसली फ्लो होने के लिए और पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए। अब देखो इसको समझने के लिए मैं एक और तरीका लेता हूं। अब हम रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इस पे चलते हैं। ये मेरा कोई कंडक्टर है दोस्तों, इसमें से करंट फ्लो हो रही है। क्यों होगी करंट फ्लो, हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया तभी होगी, वरना तो होगी नहीं, है ना। तो ये मुझे हायर पोटेंशियल पे और ये मुझे लो पोटेंशियल पे, तभी करंट फ्लो होगी, वरना तो होगी नहीं। ये तो आप समझ गए ना अभी, मैंने इसलिए बताया वो चीज, ये हायर पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे। अब इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने निकाल सका बच्चों, कितनी होगी, ई अपॉन एम इंटू टो। ये टो क्या बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम, कि इलेक्ट्रॉन्स के टक्कर के बीच का जो टाइम होगा उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसका वेक्टर फॉर्म भी देखा था हमने, माइनस का ई अपॉन एम इंटू टू। ये माइनस साइन हमें क्या शो करता है बच्चों, ये तो मैग्नीट्यूड, ये है वेक्टर फॉर्म। ये माइनस साइन हमें क्या शो करता है, कोई बता सकता है मुझे, ये माइनस साइन क्या शो करता है। देखो थोड़ा सा बता देता हूँ माइनस क्या शो करता है। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी, क्यों हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है, ये एक्सटर्नल कुछ मेरी ऐसी होगी। तो यहाँ पे एक फोर्स आएगा बच्चों कुछ ऐसे, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन भी कुछ ऐसे, तो वेलोसिटी भी कुछ ऐसे। मतलब ड्रिफ्ट हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये होता है कि ये साइन हमेशा ये डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कैसे होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अपोजिट ये साइन ये दर्शाता है बस, और कुछ नहीं है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरा, ई अपॉन एम अपॉन टॉ। जैसे हो गया ना, मैंने साइन क्या डिनोट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में हो। सिंपल शब्दों में बोलो, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, देखो हमने कल पढ़ा था बच्चों करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अगर याद रखने का तरीका रखो तो वी ना वैसे कर सकते हो, वी डी वी ई वी ना एन ए। यार लड़की के नाम पे थोड़ा अच्छा याद रहेगा, तो लेकिन मेरे तो याद रखने का तरीका है एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। अब वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में हमने कल क्या रिलेशन पढ़ा था, ई अपॉन टॉ, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो वी डी किस जगह ये रखो बच्चों, एन ई ए वी डी ई अपॉन एम इंटू टॉ, एम इंटू टॉ। अब इसमें और देखो, ये मैं रफ कर देता हूं। मान लेते हो इस कंडक्टर की लेंथ एल है और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या है बच्चों मेरा, वी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैसे लिखते हैं हम, डेल्टा वी अपॉन डेल एल। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, कि किसी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन होगा उसी को हम ग्रेडियंट बोलते हैं बच्चों ना। सॉरी, पोटेंशियल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन होगा तो क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट। तो E इज इक्वल टू वी अपॉन एल। सो यहाँ से E इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ मैं, वी अपॉन एल। तो यहाँ से देखो बच्चों, एन ई स्क्वायर ए अपॉन एम, एन ई स्क्वायर टू अपॉन एम, और ए अपॉन एल इंटू वी। ये है बच्चों आई। एक तो ये फॉर्मूला अभी याद रखना नहीं, याद क्या क्या रखना होगा वो मैं बता दूंगा, लेकिन ये तो रिलेशन है बच्चों। पहले चीज और रिलेशन आपको पता होना चाहिए। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और या फिर रिलैक्सेशन टाइम बोल सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन था, I इज इक्वल टू, ये रिलेशन हम फाइंड कर चुके हैं। जैसे जैसे वैल्यू रखेंगे मेरा कुछ ऐसे आएगा। ओम्स लॉ से आपको पता है, छोटी क्लास में वैसे पढ़ चुके हैं बच्चों। V इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। एक बार बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी होगी, मैं चलो यहीं कर दे रहा हूँ। V की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से बच्चों, m अपॉन एन ई स्क्वायर टू एल अपॉन ए इंटू आई, ये देखो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। इस टर्म की वैल्यू आई बच्चों, R इज इक्वल टू, इसी को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, m अपॉन एन ई स्क्वायर टू इंटू एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। ठीक है, इसी को बोलते हैं बच्चों रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये किस किस पे डिपेंड करता है पहले वो देखिए। इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कांस्टेंट, एन, टू, एल, ए, इन चार चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो मतलब ये होता है बच्चों एल अपॉन ए, एक तो कंडक्टर के लेंथ पे और कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, मतलब ज्योमेट्री, शेप, साइज और ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। सो सबसे फर्स्ट है बच्चों, डिपेंड्स ऑन शेप, साइज और ज्योमेट्री। ठीक है, और सेकंड क्या है बच्चों, देखो कोई गुड कंडक्टर हमारा कौन सा, सिल्वर ज्यादा लेते हैं ना, सिल्वर को हम गुड कंडक्टर मानते हैं क्योंकि सिल्वर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह से कंपेयर में देखेंगे तो सिल्वर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो मेटेलिक नेचर पे भी डिपेंड करता है, तो कौन सा मेटल ले रहे हैं, मेटेलिक नेचर, मेटेलिक नेचर, कौन सा कंडक्टर ले रहे हैं हम, कॉपर ले रहे हैं कि सिल्वर ले रहे हैं, कोई और ले रहे हैं। और देखो ये तो बता दिया मैंने, शेप, साइज और ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, क्योंकि कंडक्टर की कितनी लेंथ होगी
लेंथ एल होगी तो रेजिस्टेंस, क्योंकि डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन एल और ए हम भी देखेंगे, और टेम्परेचर भी जो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बच्चों। अगर इतनी लेंथ पे रेजिस्टेंस आर है, इसकी लेंथ में 2L कर दूं तो रेजिस्टेंस कैसे वेरी होगा। अगर इसी को मैं स्ट्रेच करूंगा तब हमारा रेजिस्टेंस कैसे वेरी होगा, तब ये चीजें हम देखेंगे। अगर ये L है, इतने सॉरी L लेंथ के कंडक्टर पे रेजिस्टेंस अगर R है तो 2L लेंथ के कंडक्टर पे रेजिस्टेंस हमेशा 2R होगा। अगर हम लेंथ अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं, अगर इसको स्ट्रेच करेंगे तब थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, तब देखेंगे क्या होगा। मेटेलिक नेचर पे डिपेंड करता है। अब ये बच्चों टाउ, ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। कैसे, टेम्परेचर पे बच्चों देखो, थर्मल एनर्जी इसमें इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है हमारे 3/2 kT इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी, जब हम किसी कंडक्टर को टेम्परेचर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी लेके चलेगा, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी में गेन करता जाएगा ना, ये एनर्जी लेगा और काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेलोसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ेगी तो जो रिलैक्सेशन टाइम है, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में टक्कर होने का टाइम है वो कम होगा। क्या होगा मेरा, कम होगा। देखो एक तो नहीं समझे क्या, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो टक्कर का टाइम कम होगा, टक्कर का टाइम कम होगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा मेरा, कम होगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। या समझ। अब इसका यूनिट देखो बच्चों, यूनिट पहले एक एक चीज देख लेते हैं इसके बारे में। यूनिट इसको बोलते हैं बच्चों ओम, इसकी यूनिट होती है ओम, ये आपको याद रखनी है। और इसको साइन है ओमेगा, कैपिटल ओमेगा, स्मॉल ओमेगा तुम ऐसे लिखते हैं, और ये मेरा कैपिटल ओमेगा, कैपिटल ओमेगा। डायमेंशन देखो, डायमेंशन यहां से निकाल सकते हैं ना, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वी अपॉन आई। तो यहां से डायमेंशन देखो कुछ, डायमेंशन कैसी होगी मेरी इसमें, वी वोल्ट। इसकी कैसे निकालते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन के लिए ml/t-2 एनर्जी की होगी जो वर्क डन की होगी, अपॉन चार्ज की I इंटू टी, सो I इंटू टी, और एम्पियर खुद है ही बच्चों I। सो यहाँ से हो गया मेरा ml/2, एक टी ऊपर जाएगा तो t माइनस का 3 और I माइनस का 2। तो ये बच्चों इसकी डायमेंशन रेजिस्टेंस की, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। यार पोटेंशियल की हमने देखी नहीं थी, इसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जितना काम करना पड़ेगा उसी को तो बोलते हैं पोटेंशियल। वी वर्क डन अपॉन चार्ज क्या बोलते थे हम, पोटेंशियल। डेफिनेशन से यूज करो ना, वोल्टेज की क्या होगी, है ना, सॉरी पोटेंशियल की क्या होगी, ml/t-3 I/2। और इसकी क्या बताएं इसमें, ये बता दी, डिपेंडेंसी बता दी, मेटेलिक नेचर, टेम्परेचर, यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया। चलो ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा m/n² तो L/A। अब इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूं, यहां से एक फॉर्मूला को और डिराइव करेंगे, एक फॉर्मूला को और डिराइव करेंगे। अब इस टर्म को बोलते हैं बच्चों रेजिस्टिविटी, रो, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो यहां से रो कितना हुआ बच्चों, m/n² टो। अब देखो टर्म्स की बात आनी हुई, जैसे जैसे बोलूंगा आप लिखते जाइएगा। इसको बोलते हैं बच्चों रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है बच्चों कंडक्टर की साइज पे, कितने साइज का, L लेंथ का है, और उसके क्रॉस सेक्शन पे, एरिया पे डिपेंड करता है, मतलब उसके कंडक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन अब ये रेजिस्टिविटी देखोगे ना तो इस पे डिपेंड नहीं करता कि कंडक्टर का कौन सा साइज है, कौन सा क्रॉस सेक्शन है ना, ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये कंडक्टर के अंदर कौन सा मटेरियल भरा हुआ है, मेटेलिक नेचर कौन सा है कंडक्टर का, उसके उस पर डिपेंड करता है। क्यों, गुड कंडक्टर होगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारी ज्यादा होंगे, अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी। बैड कंडक्टर होगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़े कम होंगे तो रेजिस्टिविटी थोड़ी ज्यादा होगी। तो ये तो बच्चों डिपेंड करता है कि ये ओनली मेटेलिक नेचर पे डिपेंड करता है कि उस कंडक्टर के अंदर कौन सा मीडियम भरा हुआ है ना, सिल्वर भरा हुआ है, कॉपर भरा हुआ है, एल्यूमिनियम भरा हुआ है, कौन भरा हुआ है, उसमें कौन सा मेटेलिक नेचर है उस पर डिपेंड करता है बच्चों ना। तो डिपेंड ऑन मटेरियल, सो डिपेंड ऑन मटेरियल।
ठीक है बच्चों। और क्या होगा, अगर गुड कंडक्टर होगा, देखो अगर गुड कंडक्टर हो तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा होंगे तो रेजिस्टिविटी मेरी क्या होगी बच्चों, कम होगी। और ये टेम्परेचर वगैरह पर डिपेंड करता है, ये अलग से टेम्परेचर का एक अलग से लूंगा मैं लेक्चर, उसमें भी बताऊंगा आपको। ये आप टेम्परेचर के देखना, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो टॉर्क कम होगा, तो ये रेजिस्टिविटी और बढ़ेगी। ये तो आपको सोच सकते हो, इसके हिसाब से भी सोच सकते हो। अब इसकी यूनिट देखो बच्चों, यूनिट यहां से रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। इसके लिए कितनी है, रेजिस्टेंस के लिए ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, सो ओम इंटू मीटर। डायमेंशन बच्चों, ओम की डायमेंशन क्या थी मेरी, ml 2t-3 I-2। अब इंटू इसमें एक मीटर और आ गया बच्चों, तो L और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से कितने बचेगी ये ml3t-3 और I-2, ये होगी इसकी डायमेंशन। अगर दिखाई नहीं दे रहे तो ml3t-3 I-2 देख लेता हूँ, दिखाई दे रहा है, हाँ अभी तक तो दिखाई दे रहा है, ml3t-3 I-2। और ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आज इसी पे ही बेस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये लेंथ कहां लेंगे, कैसे लेंगे, ये तो लेंगे बच्चों, लेंथ लेंगे हम, लेंथ अलोंग करंट। ये गांठ मान लेना बच्चों, इसके बिना आपके क्वेश्चन नहीं होने वाले। एरिया कैसे लेंगे हम, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया परपेंडिकुलर टू करंट। मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं परपेंडिकुलर टू करंट। कैसे होगा ये मैं बताऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा तो बताऊंगा, तब समझ में आएगा, है ना, तब समझ में आएगा। ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो कंडक्टर की लेंथ ऐसे लेंगे, ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो कंडक्टर की लेंथ ऐसे लेंगे, ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो ये लेंथ लेंगे, नीचे वाली लेंथ लेंगे। ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो देखो ये वायर है मेरा, इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ऐसे है मेरा, ये एरिया ऐसे, और इससे करंट फ्लो हो रही है ऐसे, तो इस एरिया को लेंगे हम, है ना, इस एरिया परपेंडिकुलर एरिया को लेंगे हम, जो करंट का फ्लो होगा उसके परपेंडिकुलर एरिया को। ठीक है बच्चों, तो ये है परपेंडिकुलर टू करंट, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है बच्चों, याद रखने के लिए बस इस कंप्लीट लेक्चर में लगभग ये याद रखना है, बस 5 स्टार है बच्चों। इसी पे क्वेश्चन करेंगे हम, ज्यादा इसी पे क्वेश्चन करने वाले। अब ये तो समझ गए ना, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस है वो बच्चों कंडक्टर पे डिपेंड करता है कि कंडक्टर, हाँ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ऐसे रेजिस्टेंस तो एन तो आता ही आता है उसमें, लेकिन ये शेप साइज ज्योमेट्री वगैरह पे डिपेंड करता है। लेकिन रेजिस्टिविटी है वो तो उसके अंदर कौन सा मटेरियल भरा हुआ है उसी पे डिपेंड करता है ओनली, तो इसके अंदर कौन सा मटेरियल भरा हुआ है ओनली इस पे डिपेंड करता है। अब देखो मैं ये रफ कर रहा हूं, अच्छा R इज इक्वल टू, एक बार दोबारा लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना, R इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टू L अपॉन ए, L अपॉन ए, और यहाँ से रो लिख दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रो इज इक्वल टू m अपॉन n स्क्वायर टू, n स्क्वायर टू। अब I वाले को देखो बच्चों, करंट है तो इसका मतलब इसके साथ कंडक्टिविटी तो जुड़ेगी, है ना, कंडक्टिविटी तो जुड़ेगी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। I इज इक्वल टू क्या लिखा है इसमें, n e स्क्वायर टाउ अपॉन m a अपॉन l इंटू v, इंटू v। इसको बोलते हैं बच्चों कंडक्टेंस, और कुछ बुक्स में G से भी डिनोट किया गया और कुछ बुक्स में S से भी डिनोट किया गया, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। और इसको डिनोट किया गया बच्चों G या फिर S से, तो हम S से भी डिनोट कर सकते हैं और G से भी। चलो G इज इक्वल टू, ये कितना होने वाला है, n e स्क्वायर टाउ अपॉन m। करंट के साथ जो जुड़ी टर्म है उसको कंडक्टेंस, पोटेंशियल के साथ जो जुड़ी टर्म है उसको रेजिस्टेंस। ठीक है ना बच्चों,
करंट के साथ जो जुड़ी टर्म है उसको क्या बोलेंगे हम, कंडक्टेंस। पोटेंशियल के साथ जुड़ी उसको रेजिस्टेंस। ये बस याद रखने का तरीका है। एन स्क्वायर टू अपॉन एम इंटू ए बाई एल। अब ये तो देखो शेप साइज ज्योमेट्री वगैरह वगैरह पे डिपेंड करेगा। गुड कंडक्टर होगा तो गुड कंडक्शन होगा। कैसे होगा, एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा मेरी कंडक्टेंस होगी। नहीं समझे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने तो ज्यादा उसका करंट होगा बच्चों, है ना, उसका उतने ज्यादा करंट होगा और उतने ज्यादा कंडक्टेंस होगा। ठीक है ना, ये तो आप समझिए। अब इसके लिए देखो आर क्या था मेरे यहां से, एम अपॉन एन स्क्वायर टो, इसको उल्टा करो, एम अपॉन एन स्क्वायर टो एल बाई ए और ये ए बाई एल है। तो ये रेजिस्टेंस के बच्चों उल्टा है, 1 अपॉन आर के इक्वल है, 1 अपॉन आर के इक्वल है। तो इसमें हम देखो शेप साइज ज्योमेट्री वगैरह वगैरह वो तो सेम रहेंगे, मेटलिक नेचर पे डिपेंड करता है, गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है वगैरह वगैरह, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, है ना। अब देखो इसकी यूनिट, सबसे फर्स्ट हम देख लेते हैं इसकी यूनिट। रेजिस्टेंस की क्या थी, ओम, तो इसके लिए ओम इनवर्स हो जाएगी। और इसको बच्चों वैसे भी लिख सकते हो ना, उसके लिए ओ एच एम लिखते थे, इसके लिए एम एच ओम हो। डायमेंशन देखो, रेजिस्टेंस की क्या थी मेरी, आर की डायमेंशन तो मेरी ये थी एम एल टू टी माइनस 3 और आई माइनस का 2। लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगी, और कंडक्टिविटी सॉरी रेजिस्टिविटी के बच्चों एक एल और इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, ओम इनटू मीटर। लेकिन इस रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है बच्चों, सॉरी डायमेंशन, थोड़ा छोटा लिख रहा है क्या, छोटा लिख रहा हूँ क्या मैं, तो फिर कम दिखाई दे रहा है। ठीक है यार, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। इसका इनवर्स करोगे वही तो क्या है हमारा, देखो यार ये रेजिस्टेंस के इनवर्स ही था कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतना कम होगा, रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही कंडक्टेंस ज्यादा होगा, है ना। रेजिस्टेंस हमेशा ही करंट को फ्लो होने के रोकता है, उसका अपोज करता है कि तू करंट फ्लो मत हो, मेरे जितना मेरा एरिया उससे तुम गुजर मत। लेकिन कंडक्टेंस क्या बोलता है, मेरे एरिया के अंदर आओ, तुझे कोई नहीं रोकेगा, शेर हूं मैं इस यहाँ का, है ना। तो ये कंडक्टेंस बोलेगा जहां मर्जी जहां जाना चाह रहे हो वहां जा, करंट को बोलेगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस बोलेगा नहीं, मेरे एरिया के अंदर रेस्ट्रिक्शन है, उसको फॉलो करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। सो डायमेंशन, इसकी डायमेंशन इसका उल्टा करो बच्चों, एम इनवर्स एल माइनस 2 T3 I2, जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये मैं रफ कर रहा हूं, एम इनवर्स एल माइनस 2 T3 I2। और इसमें क्या बताना था मुझे, और तो क्या था, है ना, और तो उतना ही है बच्चों, यूनिट आ गई, डायमेंशन आ गई, ज्योमेट्री पे डिपेंड, मेटलिक नेचर पे, टेम्परेचर पे वगैरह वगैरह, वो तो आप सोच सकते हो। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, ये कम होगा तो कंडक्टेंस भी कम होगी। ठीक है, अब इसमें देखो, अब ये टर्म है एक, मैं ये रफ कर रहा हूँ दोबारा, वो ये तो चलो 1 अपॉन आर के इक्वल है। ये जो टर्म है ना बच्चों, ये टर्म आर में, ये जो टर्म थी ना, इसको हमने क्या बोला था, आर में ये टर्म थी उसमें हमने बोला था रेजिस्टिविटी, इसको बोलेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसको हम डिनोट करते हैं तो सिग्मा से, सिग्मा का नाम दे दिया इसमें कंडक्टिविटी। अब यार ये देखो कंडक्टिविटी, अब इसमें तो बोला गया है कि यार इस कांस्टेंट टर्म को ये नाम देंगे, 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 अलग अलग से नाम अपने हिसाब से रखे हुए, वो नाम आपको बता। इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, एम ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, लेकिन ये 1 अपॉन रो के इक्वल है बच्चों। रो की वैल्यू देख लेना कितनी आएगी मेरी, एम अपॉन एन स्क्वायर टू है, एम अपॉन एन स्क्वायर टू है, तो 1 अपॉन रो के इक्वल ही तो ये 1 अपॉन रो के इक्वल ही तो। अब इसकी यूनिट डायमेंशन वगैरह वगैरह ये तो आप लिख सकते हो यार, जो रो की होगी उसके अपोजिट रो की यूनिट हमने क्या लिखी थी कुछ, इस रो की ओम इंटू मीटर, इसमें ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ,
यूनिट, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। अब डायमेंशन ये देख लेना यार, ओम इनवर्स है 1/r की क्या थी डायमेंशन अभी, m-1l-2t3i2 इनटू मीटर इनवर्स और कर देना तो m-1l-3 हो जाएगा ना, m चलो कर दे रहा हूँ m-1l-3 t3i2 ये इसके डायमेंशन। सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों ये, रो इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब देखो इसमें थोड़ी टर्म्स की बाढ़ जैसी आई थी, लेकिन है टर्म दो चीजों से आई है बच्चों। ये जो फॉर्मूला है ना अपने शुरुआत में, ये फॉर्मूला, इससे ये दोनों टर्म्स आई है, चारों टर्म्स आई है। आर रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, चारों टर्म्स इन दो फॉर्मूला से आई है। आई के साथ जुड़ा उसको कंडक्टेंस बोलेंगे, वी के साथ जुड़ा उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। याद नहीं रहे रेजिस्टेंस, याद ये वाला आर लेना है कि ये वाला आर लेना है, तो वी इज इक्वल टू ओम्स लॉ को याद कर लिया करो, छोटी क्लास में तो बहुत बार पढ़ चुके हैं। वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो ये भी आर रेजिस्टेंस। अब इन पे बेस्ड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन, पढ़ लिया होगा। मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ, फिर आपको ये सॉल्व करना है। ये बच्चों कोई क्यूब है, ऐसे करंट फ्लो रही है, ऐसे करंट फ्लो रही है इस फेस से इस फेस। ये फेस मानो बच्चों 1 हायर पोटेंशियल मानो, और ये या फिर ए भी मान सकते हो आप। ए बी क्वेश्चन में ए बी वगैरह वगैरह गिवन है, तो ए और बी, ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। अब ये अकेले के लिए नहीं पूछ सकते हम ना, इस फेस में कितना रेजिस्टेंस होगा, नहीं, यहां से करंट ऐसे पास हो रही है तो इनके बीच में कितना रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। कैसे लिखते हैं हम, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब देखो इसका एल लेंथ अलोंग करंट, तो मैं ये मान लेता हूं बच्चों स्मॉल ए है, ये बी है और ये सी है। लेंथ अलोंग करंट, लेंथ अलोंग करंट, और ये परपेंडिकुलर टू करंट, क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू करंट। ये हमेशा आपको याद रखना है बच्चों, ये हमेशा आपको याद रखना है। एक बार मेरे पास था वो, कहाँ गए यार, हाँ देखो कुछ ऐसे। चलो पहले तो मैं लेंथ के लिए बता देता हूँ, ए से बी जाएंगे तब हमारा इस क्यूब का लेंथ कितना है बच्चों, ए। सो यहाँ पे लिख सकते हो आप आर इज इक्वल टू रो इंटू ए। अब इसमें एरिया कौन सा ले, इस करंट के परपेंडिकुलर। अब देखो बच्चों ये फेस है, ये फेस, और करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, तो इस फेस का एरिया कितना होगा, वही तो लेंगे हम जो करंट के परपेंडिकुलर होगा। ये करंट के देखो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे। तो ये करंट के परपेंडिकुलर, सॉरी इस एरिया के करंट है वो परपेंडिकुलर तो जा रही है बच्चों, इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो हमारी करंट जा रही है ना। तो कैसे लेंगे हम इसका एरिया, इसका एरिया कितना होगा मेरा, बी इंटू सी अपॉन बी इंटू सी, बी इंटू सी। अब आपको बोल दें ये सी हमने ले लिया, ए बी, पी और क्यू, ये मान लेता हूं बच्चों पी है और ये है क्यू। इसके अक्रॉस मुझे बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इज इक्वल टू रो इंटू, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा। ये हायर पोटेंशियल पे होगा तो ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, तो करंट हमेशा फ्लो होगी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी डायरेक्शन होगी तो करंट भी ऐसे ही जाएगी। और वैसे भी यार याद रख सकते हो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हमारी करंट आएगी। तो इसके अक्रॉस लेंथ
ये लेंथ कितनी है बच्चों, सी, तो रो सी अपॉन ये जो प्लेन है ना ऊपर वाला प्लेन, इस ये एरिया देखो, ये एरिया, और करंट आ रही है मेरी कुछ ऐसे, इस एरिया के परपेंडिकुलर तो करंट आ रही है बच्चों, इस एरिया के तो परपेंडिकुलर मेरी करंट आ रही है। सो रो, अब इसका एरिया मुझे बताओ, सी इंटू ए, सॉरी बी इंटू ए, सो बी ए। अब एक और आपको बोल दे बच्चों, ये जो बाहर वाला है और एक जो अंदर वाला है, एक जो बाहर वाला है और एक अंदर वाला है, देखो ये फेस, ये फेस, ये तो है बाहर वाला और ये अंदर वाला। कैसे मानोगे, यहां से मान लेता कोई एस पॉइंट, वहां मान लेना टी पॉइंट, यहाँ पे अगर एस है हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल, तो करंट जा रही है मेरी कुछ एस है, तो मतलब बी के अलोंग जा रही है, रो इंटू बी अपॉन जो भी बचा उसका एरिया, क्योंकि जिस लेंथ के अलोंग जा रहा है वो तो एरिया लेना नहीं है, उसके परपेंडिकुलर लेना है, तो कितना बचा मेरा एसी, एसी एसी कितना देखो, इसके लिए एरिया कैलकुलेट करो, ए इंटू सी, ए इंटू सी, ये तो ए सी, वैसे भी सोच सकते हो। अब इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करना, ये कैसे दिया है, तरीका मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, और क्वेश्चन आप कर सकते हो। अरे यार ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे, होमवर्क नहीं करोगे जब तक प्रैक्टिस, क्योंकि इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसी के नंबर ज्यादा आएंगे, ये याद रखना, गांठ बांध लेना। अब देखो मैं कोई कंडक्टर लेता हूं कुछ ऐसे, मैं इसमें दो क्वेश्चन साथ साथ करूंगा और इसमें डिफरेंट टाइप भी होंगे बच्चों। पहले दो वायर्स को बना लेता हूं मैं, एक और बना लेता हूं पहले मैं, अब इस मीडियम का बच्चों रजिस्टिविटी, सॉरी क्या मेरी रो है, इस मीडियम की है बच्चों, इस मीडियम की, बाहर वाले मीडियम की, बाहर वाले मीडियम की करंट कैसे फ्लो होगी इसमें, ये है मेरी लेंथ एल, लेंथ एल, यहाँ पे मैं मान रहा हूँ बच्चों हाई पोटेंशियल है, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो मुझे बताना रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, ए बी पूछा है ना, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, ठीक है ना, ये हाई पोटेंशियल पे लो, अगर यहाँ पे 1 और 2 दे देता ना तो 1 हाई पोटेंशियल पे होता, 2 लो पोटेंशियल पे होता, अगर बी ए दे देता तो ये हाई पोटेंशियल पे होता और ये लो पोटेंशियल, ये याद रख लिया करो ऐसे, ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल, तो करंट मेरी कुछ ऐसे फ्लो होने वाली, इस क्रॉस सेक्शन से करंट मेरी कुछ ऐसे फ्लो होने वाली, यहाँ से बीच में तो होगी नहीं, करंट मेरी कुछ ऐसे फ्लो, कुछ ऐसे फ्लो होने वाली। अब इसमें देखो सबसे अच्छी चीज इसमें ही है बच्चों, इसमें तो क्या है कांस्टेंट चीजें हैं, जैसे जैसे करंट जाएंगे, आगे आ रही है मेरी करंट यहाँ पे आ गई, तो क्या मेरा क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, नहीं, इतने क्रॉस सेक्शन में तो जा रही है, क्या क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, करंट आगे जाएगी जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा। अब इसमें देखो ये है बच्चों, अगर करंट मेरी कुछ ऐसे जाए बच्चों, करंट कुछ ऐसे जाए, ये देखो ए पॉइंट मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। अब इसमें तो बच्चों जो भी करंट जा रही है ना सेम एरिया से जा रही है, कौन से एरिया से जा रही है, इसी एरिया से, क्योंकि करंट के साथ साथ जाएंगे तो क्या मेरा एरिया चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा ना। अब इसमें देखो ये रेडियस है मेरी R1 और ये रेडियस है बच्चों R2, ये रेडियस है बच्चों R1 और ये रेडियस है R2। अब इसमें तो करंट है वो बच्चों इस एरिया से जा रही है, मतलब देखो करंट ऐसे जा रही है तो एरिया क्या चेंज हो रहा है, क्या देखो अगर इतना एरिया लेते हैं
अगर इतना एरिया लेते तो करंट ऐसे जा रही है, तो अगर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो इतना एरिया और लेंगे तो करंट एरिया तो चेंज नहीं हो रहा ना, करंट के जा रही है तब भी, करंट कहीं भी कैसे भी जा रही होगी लेकिन एरिया इसमें चेंज नहीं हो रहा। लेकिन इसमें देखो बच्चों, चलो पहले मैं इसका सॉल्यूशन करवा देता हूं। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसकी रेजिस्टिविटी तो रो ही गिवन है और इसकी भी रो ही गिवन है, सो रो इनटू एल, इस कंडक्टर का लेंथ हमें एल वैसे भी गिवन, लेकिन एरिया कौन से एरिया से पास हो रही है, ओनली इतने एरिया से पास हो रही है बच्चों, ओनली इतने एरिया से पास हो रही है, तो पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, सो रो एल अपॉन पाई। ये तो कांस्टेंट एरिया अगर वगैरह था तो हमें पता चल गया कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन इसमें देखो करंट के साथ जाएंगे तो एरिया चेंज हो रहा है, कंडक्टर सॉरी लेंथ तो सेम ही है मेरी, लेंथ तो मेरी, अच्छा लेंथ तो यही है, सॉरी अब की बार लेंथ ये नहीं है बच्चों, लेंथ ये है ना, लेंथ ये है। जैसे इस यहां से जाऊंगा मैं, यहाँ का एरिया कितना है पाई, सॉरी 2 पाई r इंटू एल, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, ये लेंथ अगर एल है तो ये एरिया कितना होगा यहाँ पे एरिया कितना होगा, इसका सर्कमफेरेंस इंटू इसकी लेंथ, सो 2 पाई r1 इंटू एल, ये एरिया है। अब जैसे ही आगे और जाऊंगा मैं, थोड़ा सा आगे गया तो बच्चों एरिया चेंज हो रहा है, क्यों, एक देखो मैं पहले डायग्राम का कचरा कर रहा हूं अभी, ठीक है, डायग्राम का कचरा कर रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे एक सिलेंडर और मानना पड़ेगा, ये कुछ ऐसे, कुछ ऐसे यहाँ पे मानना पड़ेगा, इसका एरिया कुछ अलग होगा। अब जैसे और थोड़ा आगे और जाऊंगा मैं, यहाँ से यहाँ चला गया बच्चों, तो उसके लिए मेरे को कुछ और सिलेंडर मानना पड़ेगा, और आगे गया कुछ और सिलेंडर मानना पड़ेगा, है ना। मतलब जैसे जैसे यहाँ से अगर जैसे करंट निकलेगी देखो एरिया चेंज हो रहा है, यहाँ पे एरिया कुछ और, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और कितनी लेंथ में वो करंट है बच्चों, R2 माइनस R1 में, ये तो डायरेक्ट लिख सकते हो R2 माइनस R1 करंट वो, तो R ए बी कितना होगा मेरा, रो एल अपॉन ए एरिया, सो रो एल कितना R2 माइनस R1, ये तो ठीक है, लेकिन एरिया को ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों, तो ये तो आइडिया फ्लॉप हो गया हमारा, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे तो नहीं होगा, करेंगे जुगाड़ तो करेंगे, ऐसे थोड़े छोड़ देंगे इसको, ये एरिया, तो मैं यहां से R डिस्टेंस जाऊंगा, कलर लेता हूं यहां से दूसरा, यहां से R डिस्टेंस जाऊंगा, एक कट लगाऊंगा, और फिर R प्लस DR डिस्टेंस पे जाऊंगा, एक कट और लगाऊंगा, एक कट और लगाऊंगा, तो ये देखो टोटल ऐसे कंप्लीट कर लेना बच्चों, ना ये आप समझ गए होंगे यार, ये आप समझ गए होंगे, ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है ना। पहले R डिस्टेंस पे गया, फिर DR डिस्टेंस पे। अब इसमें करंट कौन सी लेंथ से पास हो रहा है, करंट की डायरेक्शन में कौन सी लेंथ है, ओनली DR लेंथ, तो ये लेंथ मैंने कितनी ली है बच्चों, DR, सो RAB इज इक्वल टू रो इंटू DR अपॉन एरिया, इसका एरिया, इस क्रॉस सेक्शन ये जो दिखाई दे रहा है इसका सर्कमफेरेंस इंटू इसकी लेंथ, लेंथ कितनी है कंडक्टर की L, सो 2 पाई R इंटू एल, 2 पाई R इंटू एल, लेकिन कहां से कहां बच्चों, R1 से R2, करंट हमारी कहां से कहां वेरी हो रही है, R1 टू R2, सो ये छोटा सा होगा बच्चों, क्योंकि देखो छोटी सी लेंथ है, छोटा सा करंट पास होगा तो छोटा सा ही रेजिस्टेंस होगा, सो DR, सो DR, सो R इज इक्वल टू कहां से कहां, चलो मैं इसको बाहर कर लेता हूं, अपॉन 2 पाई L, R1 टू R2, इसी में तो करंट पास हो रही है बच्चों, ओनली इतने एरिया से, R1 टू R2, R1 टू R2, देखो यार यहाँ पे करंट लोगे ना, एरिया चेंज नहीं होगा कभी भी, करंट के साथ अगर एरिया चेंज हो रहा है तब तो दिक्कत है, अगर करंट के साथ एरिया नहीं चेंज हो रहा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। इसमें करंट के साथ जाएंगे तो एरिया चेंज हो रहा है बच्चों, एरिया चेंज हो रहा है, तब हमारा ये जिम्मेला होगा, सो 1 अपॉन R इंटू DR, 1 अपॉन R इंटू DR, सो रो अपॉन 2 पाई L ln R2 अपॉन R1, ln R2 अपॉन R1, अपर लिमिट 1 अपॉन R पे क्या होता है ln, लोगी अगर वगैरह जो भी, लेकिन ln R2 अपॉन R1, समझे कि नहीं समझे यार, मेरा मतलब ये था, अगर ये क्वेश्चन कर पाओ तो ये क्वेश्चन कैसे करना है मुझे ये बताना। अब देखो आगे और क्वेश्चन करते हैं, अगर कंसेंट्रिक सेल दे दे तो कैसे करेंगे, अगर कंसेंट्रिक सेल दे देंगे तब कैसे करेंगे,
उसको भी करेंगे यार, है ना, छोड़ेंगे थोड़े ना उसको भी। देखो कुछ ऐसे गिवन है, इसकी रेडियस है बच्चों R1, ये फर्स्ट से कंसेंट्रिक सेल का मतलब वो सेंटर सेम है, और एक सेल ये है जिसका रेडियस है R2, और इस मीडियम में ओनली इस मीडियम में रेजिस्टिविटी है बच्चों, जिसका वैल्यू है रो, और इसका पोटेंशियल हमें गिवन है बच्चों V1, और इसका पोटेंशियल हमें गिवन है V2, और क्वेश्चन में हमें गिवन है V1 ग्रेटर देन V2 है, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे है। अगर ये नहीं देता तो हम पता नहीं कर पाते करंट कैसे फ्लो हो रही है, क्योंकि करंट फ्लो की डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होने वाली है, ये तो हमें पता है बच्चों। तो करंट हमेशा फ्लो होगा कुछ ऐसे आई, यहाँ पे भी आई ऐसे ही होगा, क्योंकि ये तो हायर पोटेंशियल पे है, क्योंकि सेल के सरफेस पे पोटेंशियल आपको पता ही है क्या होता है ना, ठीक। ये देखो ये करंट मेरे कुछ ऐसे ही फ्लो होने वाला, ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे। अब बोलोगे सर ये 1 और 2 है, R12 निकालो, तो ये मैं रो L अपन A कर सकता हूँ क्या? L कितना होगा R2 माइनस R1, चलो ठीक है, रो R2 माइनस R1, चलो सर इससे ही लेंथ पे करंट फ्लो हो रही है, टोटल R2 है और ये R1 है, तो इसी लेंथ पे तो करंट फ्लो हो रही है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसी क्या लेते हैं हम, लेंथ लेते हैं, R2 माइनस R1। एरिया कौन सा लिखे, एरिया ये पाई R1 सॉरी 4 पाई R1 स्क्वायर लिखे या फिर 4 पाई R2 स्क्वायर लिखे, अब फंस गए, अब यहाँ पे फंस गए कैसे, देखो 4 पाई R1 स्क्वायर यहाँ पे एरिया, जैसे जैसे मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा करंट की डायरेक्शन में, तो ये एरिया लेना पड़ेगा मुझे, ये एरिया इतना एरिया लेना पड़ेगा, और यहाँ पे आऊंगा तब ये एरिया लेना पड़ेगा, और यहाँ पे जाऊंगा तब ये एरिया लेना पड़ेगा, करंट के साथ साथ जाएगी, एरिया हमारा बढ़ रहा है दोस्तों, एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, समझे कि नहीं समझे, ये समझना जरूरी है। करंट के साथ जाएंगे तो एरिया हमारा देखो यहाँ पे लेंगे 4 पाई R1 स्क्वायर लेंगे, थोड़ा और जाएंगे R1 स्क्वायर से थोड़ा, लेकिन एरिया तो बढ़ेगा ना, और यहाँ पे जाएंगे तब एरिया और बढ़ेगा, यहाँ पे जाएंगे तो एरिया और बढ़ेगा, और यहाँ पे तो फिर 4 पाई R2 स्क्वायर है ही, एरिया कौन सा ले, इसमें तो हम इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, तो ये तो आइडिया फ्लो हो गया यार। क्या करेंगे, यहां से R डिस्टेंस जाएंगे, एक छोटा सा कट लगाएंगे, फिर DR डिस्टेंस पे जाएंगे, एक छोटा सा कट लगाएंगे, और ये बच्चों DR, करंट मेरी कुछ ऐसे ही फ्लो हो रही है आई, और इस छोटी सी लेंथ, इस लेंथ के अलोंग तो जा रही है करंट, DR लेंथ के अलोंग तो जा रही है, देखो छोटी सी लेंथ छोटा सा करंट तो छोटा सा रेजिस्टेंस, सो DR इज इक्वल टू रो इनटू कौन सी डिस्टेंस, DR डिस्टेंस से तो जा रही है ना, एरिया 4 पाई R स्क्वायर, ये था 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर, सो रो अपॉन 4 पाई, और कहां से कहां बच्चों एरिया करंट जा रही है हमारी, R1 टू R2, R1 टू R2, यार ये इंटीग्रेशन वगैरह ये तो सोल्व करने में है ना, रो अपॉन 4 पाई माइनस का 1 अपॉन R, और R1 टू R2, सो रो अपॉन 4 पाई माइनस का 1 अपॉन R2 प्लस का 1 अपॉन R1, आगे सोल्व करना, सो रो अपॉन 4 पाई R1 इंटू R2, सो माइनस का R1 प्लस का R2, सो रो अपॉन 4 पाई R1 इंटू R2 माइनस R1, R1 माइनस, अब देखो यार 4 पाई R स्क्वायर रहता था ना, अब देखो याद करने का तरीका, वैसे करना सॉल्व ही है ना, तो रो R2 माइनस R1, लेंथ तो R2 माइनस R1 थी, ये तो फिक्स है, लेंथ तो इतनी फिक्स थी हमारा R2 माइनस R1 से, लेकिन एरिया में पता नहीं था, 4 पाई ये भी रेडियस रेडियस स्क्वायर होगी, अगर सेम होती तब तो देखते हैं है ना, तो यह तो रेडियस का स्क्वायर ही नहीं है तो स्क्वायर है ना, तो 4 पाई इंटू R स्क्वायर, अब R स्क्वायर हमें लेना कौन सा होता है, R1 और R2 का इसमें मल्टीप्लाई है, R1 इंटू R, लेकिन मुझे तो ये बताना था कि लेंथ है ना, लेंथ तो हमने जो माना एक बार स्मॉल dr मानी थी, क्योंकि इसी से करंट पास हो रही थी, लेंथ तो R2 माइनस R1 ही आने वाली है, एरिया बस थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि एरिया नहीं तो 4 पाई R1 स्क्वायर ले सकते, नहीं 4 पाई R2 स्क्वायर ले सकते,
ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे सबसे पहले दिखाया था ना मैंने, वो करवाता हूं। A conductor of length L has a non-uniform cross section. क्रॉस सेक्शन हमारा यूनिफॉर्म नहीं है। अगर क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता तब तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए डायरेक्ट लिखते थे, लेकिन क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है। क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है तो जुगाड़ तो करना पड़ेगा। The radius of cross section varies linearly from A to B. Linearly from A to B, the resistivity of the material is rho. Find the resistance of the conductor across its ends. अब इस एंड A और जो एंड दिया ना मैं, ये रेडियस A दिए और ये B दिए, एंड दिया, रेजिस्टिविटी में रो दिया। देखो तो कुछ ऐसे। अब यार एक जैसा बने या नहीं बने वो देख लेना, है ना। लेकिन यहाँ की लेंथ हमें L दे दी इसकी, ये रेडियस हमें गिवन है बच्चों, ये तो है B और ये है A, ये है, और इस मीडियम की रेजिस्टिविटी है बच्चों रो है, रो है। तो इस एंड से इस एंड की हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना, यही तो बोला, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर अक्रॉस इट एंड्स। तो इसको मैं मानना पड़ेगा हाई पोटेंशियल पे लो पोटेंशियल, वरना करंट कैसे फ्लो होगी मैं कैसे पता। इसको तो मानना पड़ेगा तो हाई पोटेंशियल, इसको मानो लो पोटेंशियल, ए और B। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, ये तो नहीं लगा सकते ना, रो इनटू एल। एल तो हमें पता है एल है, लेकिन एरिया कौन सा करे, एरिया ये लगाए ये लगाए। करंट हमारी फ्लो हो रही है कुछ ऐसे, जैसे जैसे करंट के साथ जाएंगे एक बार एरिया ये सामना करना पड़ेगा, एक बार एरिया ये होगा, एक बार एरिया ये होगा, एक बार एरिया ये होगा, एक बार एरिया, तो हमें पता नहीं है यार एरिया कौन सा है इसमें, है ना। तो एरिया पता नहीं तो इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा, लफड़ा तो करना पड़ेगा। कितना इंटीग्रेशन होगा अब वो देखते हैं। मैं यहां से x डिस्टेंस दूर जाता हूं, एक कट लगाता हूं, फिर x प्लस dx डिस्टेंस पे जाऊंगा तो एक और कट लगाऊंगा। ये कुछ है ऐसा ही बच्चों, देखो ये कुछ एक x डिस्टेंस पे गया, फिर एक dx डिस्टेंस पे, तो एक डिस्क टाइप से, डिस्क टाइप से, एक x डिस्टेंस पे फिर एक स्मॉल x dx डिस्टेंस पे। तो इस एरिया से तो देखो ये एरिया है जैसे करंट ऐसे पास हो रही है I, और किस लेंथ से, dx लेंथ से। तो ये तो मैं लिख सकता हूं ना यहाँ पे R इज इक्वल टू रो, चलो मैं ये यहाँ से सोल्व करवाता हूँ, थोड़ा हो सकता है लंबा चला जाए। रो सॉरी डी आर इज इक्वल टू, देखो छोटी सी लेंथ है, छोटा सा करंट तो छोटा सा रेजिस्टेंस, सो डी आर इज इक्वल टू रो इनटू लेंथ कौन सी dx अपॉन, अब इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, डिस्क टाइप हो गया पाई आर स्क्वायर। अब यार ये बाहर बनाऊं क्या, चलो बना देता हूं। यहां से x डिस्टेंस आऊंगा, यहां से x डिस्टेंस आया और एक डिस्क ये है और फिर एक dx डिस्टेंस पे, तो इसकी लेंथ है बच्चों कितनी, ये dx है ना, dx लेंथ। तो अब मैं इस क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो होगा, अगर मैं इस छोटी सी लेंथ dx लेंथ के लिए निकाल लेता हूं तो टोटल x कहां से कहां वेरी करवा सकता हूं मैं, 0 to L। तो उस a और b के अक्रॉस हमारा रेजिस्टेंस का हमें पता चल सकता है, a और b के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक बार देखें तो, हाँ ठीक, सो रो dx इंटू पाई आर स्क्वायर, हमने इसकी रेडियस ली है बच्चों r, डायरेक्ट लिख दिया क्या पाई आर स्क्वायर। अब ये r की वैल्यू कैलकुलेट करनी, r की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लगा के कर सकते हो। देखो कैसे, इसके दो तीन तरीके हैं बच्चों, दो बता देता हूं। ये मेरा y एक्सिस था और ये x एक्सिस था, और कुछ ये स्ट्रेट लाइन थी, और यहाँ का कुछ इंटरसेक्ट था मेरा, मान लेता हूं a है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखते थे। तो y इज इक्वल टू m, यहाँ का tan थीटा जो भी हो, m इंटू एक्स प्लस इसका इंटरसेप्ट a, कुछ ऐसे लिखते थे ना। अब इसमें देखो मैं मान लेता हूँ ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस मान लेता हूँ y है, तो अब ये डिस्टेंस मुझे बताओ कितनी होगी। देखो ये तो है a
टोटल है बी, तो ये बची मेरी बी माइनस का ए, और ये लेंथ कितनी बच्चों एल, ये लेंथ कितनी मेरी एल, और ये लेंथ है बच्चों एक्स, और ये टोटल लेंथ है एल। आप ऐसा कर सकते हो, एक तो यहां पे जो टेन थीटा होगा ना इस ट्राइंगल के लिए, एक्स वाई और इसके लिए, एक्स वाई और इसके लिए, वही टेन थीटा किसके लिए होगा, एल बी माइनस ए के लिए। तो टेन थीटा दोनों को इक्वल करोगे आप, तो टेन थीटा को दोनों को इक्वल करोगे, कितना होगा मेरा, एक तो वाई अपॉन एक्स होगा, और एक कितना होगा बी माइनस का ए, बी माइनस का ए अपॉन एल, क्या अपॉन टोटल लेंथ एल। तो एक तो वाई इज इक्वल टू ये आ गया, ये लेंथ आ गई मेरी, लेकिन आर चाहिए मैं तो आर चाहिए, हमें वाई नहीं चाहिए हमने। तो y इज इक्वल टू बी माइनस का a अपॉन एल इंटू एक्स, ये तो हो गया मेरा बच्चों y। कौन सा है y, हमने कितना y लिया, ये y, इतनी लेंथ ली है बच्चों हमने, लेकिन हमें तो r चाहिए, हमें तो r चाहिए बच्चों। तो y इज इक्वल टू कितना होगा, r कितना होगा मेरा, यहां से देखो r कितना हो जाएगा, y प्लस a। सो r इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, y प्लस में a, तो y कितना है मेरा, b माइनस का a अपॉन एल इंटू एक्स प्लस का a। सो हमें एक तो या तो dx में चेंज करो या फिर dr में इसको चेंज करो बच्चों। तो मैं यहां से dr देखो, dr मेरा कितना होगा, b माइनस का a अपॉन एल इंटू dx इंटू dx। तो यहां से आप या तो dx की वैल्यू रखो, कितनी होगी, डी आर अपॉन एल इंटू बी माइनस का ए, और आर की वैल्यू ये रखो, और आर की वैल्यू ये रखो। तो इंटीग्रेशन में अगर आर में करना है ना तो ए से बी तक इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन जैसे वैल्यू एक्स में ही रखेंगे बच्चों, अगर एक्स में वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू एक्स के टर्म में ले आए आर की वैल्यू, क्योंकि बी ए एल ये तो कॉन्स्टेंट है, आर की वैल्यू हम एक्स के टर्म में ले आए बच्चों। तो देखो यहां से ये तो आप ये समझ गए ना बच्चों यार, ये y कैसे निकाला हमने, और फिर ये r कैसे निकाला। टोटल r है a प्लस वाई तो था मेरा, तो r इज इक्वल टू a प्लस वाई तो मैंने लिखा है ना। सो देखो अगर हम x के साथ ही वेरिएशन चल रहे तो x यहाँ पे 0 था, यहाँ पे l है, तो 0 टू l लिखेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से dr के साथ इंटीग्रेशन करते हैं ना बच्चों, dr के साथ हमारा कैसे इंटीग्रेशन होता, देखो dr के साथ पहले a ये था मेरा, r मेरा ये था, r इज इक्वल टू a था, फिर r इज इक्वल टू कुछ इतना, फिर ये स्मॉल r इज इक्वल टू इतना जो हमने माना है, फिर r इज इक्वल टू इतना, फिर r इज इक्वल टू इतना, फिर r इज इक्वल टू b। तो a से b कर लेते इंटीग्रेशन, a से b कर लेते। लेकिन अगर x के वेरिएशन के साथ ही करना है तो 0 टू l, 0 टू l। ठीक है बच्चों, अब देखो रो इंटू डी एक्स पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है मेरे यहां से यार, अब ये इंटीग्रेशन तो खुद कर ही सकते हो कम से कम, ये इंटीग्रेशन अब इतना बता दिया क्योंकि इंटीग्रेशन करने में कम से कम 5-7 मिनट चली जाएगी यार, है ना। इंटीग्रेशन नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका हालत बुरी है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको कितना आएगा। वही आंसर आएगा बच्चों जो पहले मैंने बताया था ना, कि आंसर अगर रटना है ना इन चीजों का तो मैं रटा सकता हूँ। सो यहाँ से आर इज इक्वल टू कितना आएगा, रो इंटू इस कंडक्टर की लेंथ इंटू अब इसका एरिया, ये डिस्क टाइप है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई रेडियस को मल्टीप्लाई करो, ये रेडियस ए, ये रेडियस बी है, ए बी। इसका आंसर तो ऐसे आएगा, लेकिन पिछले वाला का आंसर कैसे आया था मेरा, रो r2 माइनस r1 इंटू 4 पाई, अब रेडियस का मल्टीप्लाई था, है ना, इसमें भी रेडियस का मल्टीप्लाई है। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें, है ना, प्रॉपर करना है। हो सकता है इन दो क्वेश्चनों में मिल गया, आगे नहीं मिले, है ना, आगे नहीं मिले। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आज का लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। अगर लेंथ भी चेंज ना हो, एरिया भी चेंज नहीं हो, फिर भी हमें इंटीग्रेशन करना पड़े, एक ऐसा क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये है बच्चों ये करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रही है बच्चों,
और इसकी लेंथ है एल। जो रेजिस्टिविटी है ना वो चेंज हो रही है, रो नॉट e टू द पावर x की पावर l। सर रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे, रो एल अपॉन ए, तो रो नॉट e टू द पावर x बाई एल इंटू लेंथ कितना एल अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई, जो भी रेडियस हमें गिवन है आर लिख लेता हूँ तो कैपिटल आर। इसमें अब रो चेंज हो रही है यार, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे e टू द पावर ये टर्म बढ़ेगी तो डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि e की वैल्यू होती है 2.71। x इज इक्वल टू 0 रखेंगे बच्चों यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, तो डेंसिटी कितनी होगी e की पावर 0, e की पावर 0 तो रो नॉट, यहाँ पे रो नॉट डेंसिटी है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग डेंसिटी होगी, थोड़ी बढ़ेगी, यहाँ पे भी डेंसिटी बढ़ेगी, यहाँ पे बढ़ेगी, लेकिन जैसे x इज इक्वल टू l पे आऊंगा मैं तो रो नॉट इंटू ई डेंसिटी हो जाएगी, रो नॉट इंटू ई डेंसिटी हो जाएगी। अब इसको करने के लिए यह तरीका तो हम नहीं कर सकते, तो तरीका कौन सा होगा हमारा, यहां से x डिस्टेंस जाएंगे, एक कट करेंगे, ऐसे ही कर दे रहा हूं मैं ताकि समझ में आ जाएगा सर। तो यहाँ से करंट फ्लो है ऐसे, और ये लेंथ है मेरी dx लेंथ। सो dr इज इक्वल टू कहां से काम, तो x इज इक्वल टू 0 टू l, लिमिट पुट कर दे रहा हूं, वो तो क्या रो की वैल्यू रो नॉट e टू द पावर x बाई l इंटू dx अपॉन एरिया, कितना एरिया लोगे। अब यार एरिया तो ये तो सेम होगा ना, तो एरिया अगर ए इसका ए है, अगर इसका भी ए है, तो इस जो भी हमने कट किया इसका भी तो एरिया ए ही होने वाला है ना, तो एरिया तो नहीं लिखना हमें, अगर एरिया के फॉर्म में ही दे, अगर वरना नहीं दे तो इसकी जो भी रेडियस होगी उसका एरिया लिख देना, पाई आर स्क्वायर वगैरह वगैरह जो भी हो, है ना। सो यहाँ से देखो रो नोट अपॉन ए टू द पावर एक्स का e टू द पावर x अपॉन l और 1 अपॉन l, सो 0 टू l, सो रो नॉट l अपॉन a और e l रखूंगा तो e आएगा माइनस का, 0 रखूंगा तो 1, सो रो नॉट l अपॉन a इंटू e माइनस 1। ये होगा बच्चों इसका क्या अक्रॉस 1a और b कितना होगा रेजिस्टेंस, रो नॉट l अपॉन a इंटू e माइनस का 1, रो नॉट l अपॉन a इंटू, बस बिल्कुल सही, कैलकुलेशन में तो हम बात से बस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर ये चीजें नहीं आ रही ना तो फिर तो मतलब ही नहीं है इन चीजों का ना, इन चीजों का ऐसे क्वेश्चन नहीं करने का मतलब नहीं है। अब इसमें देखो बच्चों एरिया भी हमारा सेम है, लेंथ भी हमारा सेम है, तो r इज इक्वल टू l अपॉन a तो हमारा आने वाला ही आने वाला है, क्योंकि ये तो चेंज हो ही नहीं रहा, चेंज कौन हो रहा है, ओनली रो चेंज हो रहा है, तो रो नॉट इंटू ई माइनस 1 चेंज के हिसाब से आ जाएगा, है ना, रो नॉट ई माइनस का 1। अब डायरेक्ट भी लिख सकते थे यार इसमें, है ना, रो नॉट इंटू एल अपॉन ए, एक्स इज इक्वल टू 0, पहले 0 पुट करते तो 1 आता, 0 टू एल किया ना मैंने, 0 टू एल किया ना, तो पहले ये पुट करना पड़ता फिर ये पुट। अच्छा अब इसमें हम डायरेक्ट भी सोच सकते थे यार, आंसर तो है ना, कैसे देख r इज इक्वल टू, ये रो नॉट तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा, तो r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए लिख देते हैं, तो एल अपॉन ए इसमें तो कांस्टेंट है ही है, इंटू रो नॉट कांस्टेंट हो गया। अब इसकी लिमिट रखनी थी मुझे तो एल से, है ना, एल पे कितनी ई वैल्यू होगी माइनस में, क्यों लोअर लिमिट और रखेंगे 0 रखेंगे तो 1, ये तो फिक्स हो गया। अब लेकिन इंटीग्रेशन से 1 अपॉन एल आ गया तो हमने एल को ऊपर लेके चले गए, लेकिन ऐसे भी सोच सकते थे डायरेक्ट, पहले यहाँ का लिमिट पुट कर देते हैं इस रो नोट में, कभी भी जीवन में ऐसा दिखे, ऐसा सिस्टम दिखे तो आप कर सकते हो डायरेक्ट ऐसे कि रो नोट जे नोट अगर वगैरह कुछ भी हमें गिवन हो, यहाँ की लिमिट पहले और फिर यहाँ की लिमिट, लेकिन सॉल्व करना थोड़ा अच्छा रहेगा, अगर ऑप्शन मिल रही है तब तो ठीक है, अगर नहीं मिल रही है ना तब तो प्रॉपर सॉल्व करना है बच्चों, ये तो एक सोचने का तरीका बाकी। चलो ठीक है बच्चों, बस आज के लिए बस इतने, और कल देखेंगे डिपेंडेंसी ऑन रेजिस्टेंस, एल ए और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, और उस पर बेस्ड थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे।
ओके गाइस, थैंक यू, आज के लिए बस इतना।